मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि कक्षा 9वीं का एग्जाम 6 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है एंड मेरे प्यारे बच्चों का एक ही मैसेज था कि मिडिल एजुकेशन हम लोग का वीडियो भी अपलोड कर दो। एंड फाइनली मैं आप लोग का वीडियो अपलोड करने में असमर्थ था। इसका सिंपल सा रीजन ये था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए आप लोग की वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चों को लगता है कि सर 6th का डालते हैं, 7th का डालते हैं, बस हमारा ही डालते हैं, ऐसा क्यों? देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर वीडियो में आवाज सुनोगे 6th या 7th के तो उसमें मेरी आवाज नहीं होती है, बल्कि किसी न किसी अदर टीचर या फिर कोई ना कोई मैम की आवाज देखने को मिलती है। एंड फाइनली अब मैं कुछ ठीक हूँ, आपके सामने वीडियोस लेकर के आऊंगा बैक टू बैक। बस आपको मेरे द्वारा बनाए हुए सारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। आपने देखा है कक्षा 10वीं के बच्चे किस प्रकार से टॉप किए हैं एंड डेफिनेटली अब आप भी टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने क्वेश्चन बैंक 2023 का रखा है, इसका क्या मसला है? इसका मसला ये है कि मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 2024 का ऐसा कोई क्वेश्चन बैंक जारी किया ही नहीं गया है जहां से मैं पढ़ाऊं। 2023 को इन्होंने रिपीट किया एंड आप स्वयं विमर्श पोर्टल के ऑफिशियल साइट में जाकर के देखेंगे 2023 का ही क्वेश्चन बैंक अपलोड है। मतलब मार्केट में जो बिक रहे हैं यही क्वेश्चन बैंक है, केवल फ्रंट चेंज किया है। तो भाई खर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। 2023 के नंबर 24 लिख दिया है तो सिंपल से इसे काट दो, तुम भी 24 लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन सेम है, सेम यहीं से पूरा पेपर बन रहा है, आपको कहीं और नहीं भटकना है। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं, पद्य साहित्य मतलब आपके काव्य खंड के 17 नंबर का जो प्रश्न पूछेगा इसको मैंने कवर कर लिया। आपके काव्य बोध से 10 नंबर का आएगा, इसको मैंने कवर कर लिया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे गद्य खंड के उन सभी क्वेश्चन आंसर को जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपका 17 नंबर पूरा कवर हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या ओपन कर ले फटाफट गद्य खंड। एंड ये रहा आपके सामने काव्य बोध और ये रहा आपके सामने इकाई नंबर 3 गद्य खंड। गद्य खंड से देखिए सिंपल से जितने भी आपके गद्यांश बनेंगे, पद्यांश बनेंगे, क्वेश्चन आंसर बनेंगे, सब मैं टिक यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख लो। जैसे झूरी के साले का नाम क्या था, तो यहाँ पर आपको गया लिखना है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेजा था, तो ससुराल भेजा था। ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको देखना है प्रश्न नंबर 21, प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ लिखा गया है, किसने लिखा है? तो ऑब्वियसली प्रेमचंद्र के फटे जूते प्रेमचंद्र ही लिखेगा एंड सॉरी लिखेंगे, रिस्पेक्ट। ठीक है, तो प्रेमचंद्र सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको वस्तुनिष्ठ के माध्यम से प्रोवाइड करा जाएगा। हम कवर करेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न को। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है, गद्य साहित्य का क्या आशय होता है? तो गद्य वह वाक्यात्मक या विचारात्मक रचना है जिसमें विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होने के कारण इन्हें गद्य साहित्य अत्यधिक लोकप्रिय है। इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। गद्य की प्रमुख विधाओं का नाम लिखो। तो गद्य की कई सारी विधाएं हैं, जैसे आपका कहानी हो गया, सॉरी निबंध हो गया, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी या आलोचना। तो आप आलोचना भूल जाओगे मुझे पता है, तो सिंपल से इतना चीज याद रखो, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, बस इन चीजों को याद रख के तुम एग्जाम में काम चला सकते हो। ठीक है, ये 2 प्रश्न एग्जाम में हर साल पूछता है। नेक्स्ट कहता है गद्य की गौण विधाएं कभी नहीं पूछता, कोई मतलब नहीं है देखने से। नेक्स्ट कहता है कि निबंध लेखन की 2 विशेषता बताइए। जब भी आप कोई निबंध लेखन करने बैठते हैं तो कौन कौन सी विशेषताएं तुमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम निबंध लिखने बैठते हो तो निबंध को एकदम स्वतंत्रता पूर्वक लिखनी चाहिए। ये पहला विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता यह है कि जब भी निबंध लिखिए तो उसमें क्रमबद्धता हो, क्रम से हमेशा निबंध लिखिए, डेफिनेटली आपका निबंध अच्छा होगा। एंड ये इसकी 2 मुख्य विशेषता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय लिखना है। तो यहाँ पर देखिए निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात तो कही है। ठीक है, नाटक एक प्रमुख दृश्य काव्य, देख करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यह अभिनय विद्या है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन के रोचक वर्णन किया जाता है। किसमें? नाटक में। अगर मैं कहानी बात करता हूं तो कहानी का अर्थ होता है कहना, तो अर्थात जो कुछ कहा जाए वो सब कहानी होते हैं। एंड ये रहा आपका कहानी। एंड अगर मैं उपन्यास की बात करता हूं तो उपन्यास एक बृहद आकार का आख्यान या वृत्तांत होता है जिसके अंतर्गत वास्तविक जीवन के पात्रों के कार्यों का चित्रण किया जाता है। बस इतना आपको लिख करके कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा कहता है कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है। सिंपल से यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि अगर तुम कहीं यात्रा में जा रहे हो और उसके बारे में देख करके लिखो, उसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत। जैसे सपोज करो कि मैं तुम्हारे गांव घूमने आया, मिडिल एजुकेशन आया और मिडिल एजुकेशन लिखना स्टार्ट करें कि मैं जबलपुर से निकला हूं। देखो मैं एट प्रेजेंट जहां से वीडियो शूट कर रहा हूं वो प्लेस है जबलपुर। ठीक है, तो मैं जबलपुर से निकला हूं, जबलपुर से जा रहा हूं आप लोग के गाँव, और वहां पर जाते और कुछ मैं लिखूं कि तुम्हारे गांव में मैंने सांप देखा, बिच्छू देखा, तुम्हारे गांव में बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत प्यारे लोग रहते हैं, बहुत मीठे लोग रहते हैं, ये सब लिखो तो उसे यात्रा वृत्तांत कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, दिमाग को हिट भी किया होगा।
नेक्स्ट कहता है कि एकांकी की दो विशेषता बताओ। तो सिंपल सा, एकांकी में एक अंक होता है, नाम से स्पष्ट है। देखो, एकांकी का जस्ट उल्टा कह सकते हो तो नाटक होता है। जैसे एकांकी में एक अंक होता है तो नाटक में अनेक अंक होता है। अब बोलोगे सर ये एकांकी क्या होता है? एक अंक का मतलब होता है जिसमें पात्रों की संख्या एक होती है उसे कहते हैं एकांकी, और इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है उसे कहते हैं नाटक। ठीक है, और एकांकी का उद्देश्य होता है एक कथा और एक उद्देश्य होता है। नाटक में कई सारे उद्देश्य और कथाएं भी हो सकती है। तो फाइनली यहाँ पर नाटक तो नहीं पूछा हमसे, एकांकी पूछा, एंड एकांकी आपको इतना लिखना है। नेक्स्ट कहता है प्रेमचंद्र के साहित्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो प्रेमचंद्र का साहित्य बहुत व्यापक हुआ करता था, इनका जो भाषा था सरल और सजीव था। ठीक इस प्रकार से आपको दो विशेषताएं लिखनी है। नेक्स्ट कहता है प्रेमचंद्र की दो रचना लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान निर्धारण कीजिए। ठीक है, तो ये रहा भाई साहब प्रेमचंद्र की दो रचनाएं कौन सी हो गई? गोदान हो गई, कफन हो गई, गावन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट भाषा और शैली की बात करता हूं तो प्रेमचंद्र का साहित्य, प्रेमचंद्र की भाषा शैली देख लो तो इनका साहित्य प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व के गुणों को दर्शाता है और उनके साहित्य में जीवन की सच्चाई की सादगी है। बाकी इन सभी का आंसर्स आपको अलग अलग तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा विद इन पीडीएफ बना करके, टेंशन मत लो। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेमचंद्र इंपॉर्टेंट, राहुल संख्यकृत्यन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इनकी रचनाएं, भाषा और शैली और साहित्य में स्थान कैसे लिखते हैं इसका ट्रिक मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है, ऐसे हरशंकर परसाई है और महादेवी वर्मा, इतना आपको प्रिपेयर करना है। चलिए एग्जाम में अब क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे इसको देख लेते हैं। काजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती, इसकी कहानी सुन लो। देखो, कांजी हाउस मतलब होता है सिंपल सा पशुओं का जेल। ठीक है, तो यहाँ पर आवारा पशुओं को बंदी बना करके रखा जाता था और उनका रिकॉर्ड रखा जाता था ताकि जब भी उनका मालिक उनको लेने आए उन पशुओं को, तो बाकायदे जुर्माना ले, भाई आपका इतना पेनाल्टी बना, 100-200 रुपए जो भी बनागा, और उसके जानवर को छोड़ दे। देखो, जानवर को केवल कैद करके रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें खाना पीना नहीं देते, बढ़िया उन्हें खाना पीना दिया जाता है, उनका सेवा भी अच्छा किया जाता है, पिटाई नहीं करते जानवरों को लेकर के पीटे, है ना। तो इस प्रकार से कांजी हाउस में जो पशु होती है उनकी हाजिरी ली जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ा था। देखो, इसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। छोटी बच्ची की एक माँ मर चुकी थी, ठीक है, जो उसकी पहली माँ थी वो मर चुकी थी। सौतेली माँ आई, और वैसे भी ऐसा कहते हैं लोग कि सौतेली माँ किसी से कोई प्रेम नहीं करती, उतना प्यार नहीं करती। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है ना। जिसकी इसकी भी सौतेली माँ होती है उतना बच्चों से प्रेम नहीं करती जितना पहली वाली माँ करती थी। एंड छोटी बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसकी माँ उससे प्रेम नहीं करती थी, तो बेचारे को बहुत दुखी महसूस होता था, इसलिए कि यार हमारी अगर माँ होती तो हमको अधिक प्रेम करती। और ठीक उसको ऐसा लगता था यार इन बैलों की भी तो माँ नहीं है, और बैल को माँ नहीं है, तो जब भी उसे रोटी मिलता था तो लेकर के हीरा और मोती को भी रोटी खिलाती थी और उससे लिपट करके रोती थी छोटी बच्ची। ठीक, उसको मतलब अपना दुख व्यक्त करती थी कि मतलब जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब भी मैं ये कहानी पढ़ता हूँ ना, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ा, फिर सौतेली माँ को लेकर के, तो डेफिनेटली मेरा दिल दहल उठता है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि फैक्ट है यार, समाज में ऐसे ही होता है कि अगर सौतेली माँ होती है तो भाई लाड प्यार नहीं मिलता है और डेफिनेटली बुरे बर्ताव भी होता है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है आपका किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती की गहरी दोस्ती हो गई थी। तो सिंपल सा यहाँ पर कुछ घटनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, जैसे दोनों एक साथ चारा भूसा खाते थे। ठीक है, एक मुख हटा लेता दूसरा हटा लेता था। कितना अच्छा प्रेम था। देखो, चारा खा रहे हैं एक ही थाली में, लेकिन एक ने मुख हटा लिया दूसरा हटा लिया, इसे कहते हैं प्रेम। ठीक है, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करते थे। आमतौर पर जानवर ऐसे करते हैं, एक दूसरे को चाटते हैं और लाड प्यार करते हैं। नेक्स्ट कहता है दोनों एक दूसरे के भाव और विचारों को समझते थे। मोती को मटर के खेत में अकेले लोगों ने घेर के देखा तो हीरा वापस मोती के पास आ गया था। वाह, क्या प्रेम है ना। मतलब ऐसे सच में लिटरली बहुत कम देखने को मिलता है। एंड फाइनली मैं तुमको बता देता हूँ, मेरे ननिहाल में भी एक ऐसा ही कुछ बैल था। ठीक है, उनका नाम तो हीरा मोती नहीं था, लेकिन उनका नाम तो कुछ अलग अलग था। ठीक है, एक का नाम आई थिंक राजा करके था और एक का नाम ललुआ करके था। हाँ, ऐसे नाम था। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा प्रेम था। उनसे समझो कि पूरे गांव के बैल डरते थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे थे, मारते तो बिल्कुल नहीं थे इंसान को, लेकिन पूरे गांव के बैल इसलिए डरते थे कि अगर राजा को किसी ने मारा तो ललुआ उसको छोड़ता नहीं था, है ना। राजा डेफिनेटली बड़ा था, ललुआ छोटा था, लेकिन उनके प्रेम भाई साहब का तैजर। अगर तुम राजा को मार रहे हो लट्ठी उठा करके तो ललुआ भागेगा नहीं, वो तुमको दौड़ के मारेगा। ऐसा प्रेम था, मतलब ठीक हीरा मोती की तरह। और जब मैं हीरा मोती की कहानी पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे वही कुछ याद आता है। इवन पता, जब मैं छोटा था ना, तो जो ललुआ था ना, उसके मैं गर्दन पे लटक लेता था और लटक के जाता था, बिल्कुल नहीं मारता था भाई। लेकिन अगर कोई बैल आ गया और राजा को मार रहा है तो छोड़ता नहीं था। ठीक है, मतलब उनको अगर हम लोग को कोई बैल मार रहा है ना तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर राजा को मारा, मतलब राजा के प्रति कितना लिटरली कितना वो अट्रैक्शन था यार, मतलब नेक्स्ट लेवल का था, है ना। तो बस ऐसे ही कुछ था हीरा मोती की तरह। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है प्रेमचंद्र की दो कहानी का नाम लिखो। तो प्रेमचंद्र की कई सारी कहानियां, जैसे पूस की रात हो गया, ठीक है, बूढ़ी माँ काकी, कुछ इस प्रकार से पुष्टल हो गया, बंदूक हो गया, कई सारी उनकी कहानियां हैं। तो आपको 2-3 याद रखना है। चलिए
अच्छा, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे? तो सिंपल सा ही अपने साथ हथियार लेकर घूमते थे, जब देखो तो हथियार टंगा के निकल पड़े हैं। ठीक है, बाकी आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, स्किप कर सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो सिंपल सा समाज के वर्गों में दूरियां बढ़ रही है, हम उत्पादकों में निरंतरता दास बनते जा रहे हैं। ठीक है, दिखावे की संस्कृति फल फूल रही है। कुछ इस प्रकार से आंसर्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट कहता है कि किस घटना ने सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली जो थे, उनके जीवन को बदला था? एंड ये आगे चल कर पक्षी विज्ञानी बने थे। इनकी कहानी जरा सुन लीजिए। क्या हुआ था, इनके पास एक एयर गन हुआ करता था। एयर गन मतलब जिसमें चिड़िया को मारते हैं। ठीक है, इसका कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई भी इस एयर गन को रख सकता है। इन्होंने क्या किया कि एक दिन अपना एयर गन चलाया, तो एयर गन इनका जाकर गौरैया पे लगा और गौरैया जाकर गिर पड़ी तो उनका मन बहुत दुखी हुआ, है ना यार। गौरैया मर गई, बिना मतलब को मर गई, जिसको उसको शिकार करने से क्या मतलब यार? गौरैया में मान से कितना होता है यार, है ना। तुम मार के क्या उखाड़ लोगे? मतलब एक छोटी सी पक्षी को, इसका बहुत प्यारी रहती है, फुदुक फुदुक के चलती है, उसको तुमने मार दिया। एंड फाइनली इन्हें भी ऐसा लगा कि यार ये तो हमसे पाप हो गया। एंड इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए उस गौरैया को उन्होंने उठाया और उठा करके ले गए थे हॉस्पिटल वगैरह, ट्रीटमेंट कराया। फाइनली गौरैया तो बची नहीं, लेकिन लिटरली उनका हृदय वहां से परिवर्तन हुआ और उन्होंने शिकार करना बंद कर दिया था और आगे चल के वाइल्ड एक्चर बने, मतलब पक्षी वैज्ञानिक के रूप में हिंदुस्तान के लिए उभरे थे। पक्षी के लिए अत्यधिक प्रेम करते थे, पक्षियों को लेकर के वो हमेशा सजग रहते थे और उन्हें बचाने का कार्य ही करते थे। तो इस प्रकार से भाई साहब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से समझा दिया आसान भाषा में। मेरे बनाए हुए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिएगा। मेरे पास 2 से 3 मॉडल पेपर आ चुके हैं, जो कि लिटरली वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और मैं अपलोड भी करूंगा, क्लास 10 की तरह आपको टॉप भी कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ गद्यांश देख लेते हैं। जैसे जानवरों में गधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक करिए। तीसरा नंबर टिक करिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको 9वां नंबर टिक करना है। ठीक है, टिक का स्क्रीनशॉट, आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13वां नंबर, ये सब टिक किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका 15 नंबर एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, चलिए बस भाई साहब इतना ही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर सचमुच पसंद आए तो दिल की बातें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, आप अपनी बातें मुझ तक पहुंचाएं। मिडिल एजुकेशन तक आपकी बातें पहुंचेगी तो लिटरली तब तक एक और वीडियो अपलोड हो चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो विन करता है एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 6 तारीख को पेपर फाड़ना है, तैयारी बना लीजिए। बाय बाय।